जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज संडे का दिन है और संडे के दिन जैसे कि हम लोग हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन संडे के दिन हमारा करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन हम लोग उसको छोड़ते नहीं है। हम लोग मंडे के दिन उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन संडे के दिन मैं ये सोचा हूँ कि कुछ अलग से आपके स्टडी में वैल्यू एडिशन करूँगा। ठीक है, तो वो मैं आपसे शुरुआत कर चुका हूँ। और देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़ करके मत जाइएगा। आप पूरा एक बार देखिए, समझिएगा। देखिए, चैनल अभी उस तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग व्यूज और जो कमेंट्स, ये सारी चीजें, सब्सक्राइबर देख करके जो आप लोग सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसे जज मत कीजिएगा। हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ। आप लोगों को समझने के लिए है कि आप लोग कितना अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा सा रुक करके समझिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि आपके लिए ये चैनल, ये वीडियो सही है कि नहीं है। ठीक है, मेरा हर दिन जो करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स अभी भी चैनल में होगा, आप जा करके देख सकते हैं। आप उसको देख करके पूरा देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों के समझने के ऊपर है कि आप कितना बेहतर उसका यूज करते हैं। और आगे चल करके मुझे यकीन है, और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो लोग लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़ करके भी अपना स्टडी कर रहे हैं, उनका भी मैं सारी चीज़ों को जब रिव्यू करता हूं तो पता चलता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ों को कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा रुक करके समझिएगा। ठीक है, मैं ये सब बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग समझते नहीं है तो आप लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, हर संडे को मेरा अब ये प्लान है कि मैं कुछ नया आपके ये जो स्टडी है ना, उसमें कुछ नया लेकर के आऊँगा, एक नया वैल्यू एडिशन करूँगा मैं उसमें। और देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है, अगर हम लोग अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना, एक तो होता है सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारे लिए टॉर्च का काम करता है। टॉर्च का मतलब है कि हम लोग जब रास्ता चलते हैं ना, तो रास्ते में अगर जो टॉर्च रहता है ना, अगर टॉर्च का जो लाइट है ना, उससे हम लोग को परफेक्टली जो है दिखता है कि हाँ, हम लोग को रास्ता जो है ना, हम लोग कैसे चलना है, वो सारी चीजें हम लोग को दिखता है। तो वो टॉर्च के रूप में ये काम करता है। अंधेरे में अगर वो टॉर्च नहीं रहेगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे लिए और आप सब के लिए। मैं अपने हिसाब से जो मैं समझा हूँ, फील किया हूँ, हर कोई आपको ये चीज बोलते हुए नजर आएगा। आप जितने भी देखेंगे, जो लोग भी टॉपर्स हैं, वो भी ये बात को कहते हैं कि आपको जितने भी पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको नहीं समझेंगे ना, तो आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल हकीकत है। आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपको क्या कैसे समझ में आएगा? आपको तभी समझ में आएगा जब सिलेबस देखेंगे और जब आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे कि पिछले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, नॉर्मली बस आप लोगों को बने रहना है वीडियो को अंत तक। जब तक मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सारा चीजों को बस देखना है, समझना है। हम लोग को ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस हम लोग को यही समझना है कि किस तरीके से जो है पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और 2023 में अगर आप देखेंगे कि जब एग्जाम हुआ था, तो कितना ज्यादा लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी जो है, आप पूरा पिछला एग्जाम को देखिए और 2023 का आप देखिए क्वेश्चन, पूरा पैटर्न एक तरीके से चेंज हो गया है। और पैटर्न नहीं, मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्रश्न का एक ऑप्शन जो होता है ना, उसमें ज्यादातर चेंजेस हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को अब क्या है कि हम लोग 2023 को बहुत अच्छे से फोकस से उसका प्रश्न को समझना है। अब प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं और प्रश्न का जो पैटर्न है पूछने का, ऑप्शन कैसा बन रहा है, तो उस हिसाब से अब हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, ये अपना चैनल है केलो आईएएस एकेडमी। ठीक है, इसका एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको मैं वीडियो लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वरना आप जा करके जो है टेलीग्राम में जाइएगा अपने और वहां सर्च कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम लोग वहां पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं, और प्लस जितने भी पीडीएफ वगैरह ये सारी चीजें जो है वहां आपको मिल जाती हैं। तो काफी अच्छे से हम लोग अभी ये तैयारी लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपके लिए है, ये सब चीज आपके लिए है। मैं पूरा समर्पित हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में एक अलग से रिवोल्यूशन आना चाहिए। जैसा इंग्लिश मीडियम में जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग को भी उस तरीके से स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और मैं ये सोच करके चल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कितना आगे बढ़ते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत ये सब बताना जरूरी होता है, क्योंकि क्या करें, उस तरीके से आप लोग समझेंगे नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। हर किसी के लिए ये नहीं है, हर कोई अपने अपने जगह पर है, अपने हिसाब से समझता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अभी प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। हम लोगों का आंसर क्या है, आंसर देखिए। आंसर जरूरी नहीं है कि जो मैं आंसर बताऊं वो सच हो, वही आंसर हो। हम लोगों को उससे मतलब भी नहीं, ठीक है। मेरे यहाँ पे मैं आंसर बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत लोग आंसर बहुत पहले बना चुके हैं। हम लोग जो आज करंट अफेयर्स जो डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दो चीज मेरा केवल उद्देश्य है इस वीडियो बनाने के पीछे। पहला, हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों को करंट अफेयर्स में क्या चीज को फोकस करना है, जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चीज को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, आप लोग जो उसके अलावा जीएस पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप सही बना रहे हैं कि नहीं, आप ये प्रश्न को देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो उद्देश्य है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सोचा था केवल करंट अफेयर्स को ही मैं आपको यहाँ पे एक बार बताऊंगा अच्छे से, लेकिन जब मैं प्रश्न को आगे एनालिसिस करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, प्रश्न का पूरा हर एक चीज को हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या ना हो। और दूसरा चीज, हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे ये पहला प्रश्न है, इसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि ये करंट में था कि नहीं था। क्योंकि देखिए करंट का मतलब ये नहीं होता है कि यूपीएससी जो है आपको बताए कि अच्छा ये करंट में था इसलिए मैं यहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ। दूसरा चीज, करंट में जो जो चीज भी अभी, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वो अभी करंट में है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो करंट में जो है, जो नदी जो अभी ओवरफ्लो कर रहा है उस हिसाब से बोल करके पूछेगा, उसके बैकग्राउंड से पूछेगा। देखिए जैसे यहाँ पे झेलम नदी जो है वुलर झील से होकर जाती है। अब ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ, हो सकता है कभी ना कभी न्यूज में हो या फिर नहीं भी हो, है ना। तो हम लोग उसको अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रिव्यू करेंगे, अपने माइंड में बैठाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है, और आप लोग उस चीज को भी पूरा अच्छे से फोकस करके चलिए। मैं आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन को बताते चलता हूँ, ठीक है। आपको समझना है, माइंड में बैठाना है, ताकि जब भी आप तैयारी करने बैठे, पढ़ने बैठे, जैसे ये ज्योग्राफी से संबंधित है, तो आप ज्योग्राफी को जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में रहे कि यूपीएससी जो है वो किस तरीके से, क्या माइंडसेट सोच करके प्रश्न बना रही है, तब आप बहुत अच्छे से वहां पे तैयारी कर पाएंगे, उस हिसाब से नोट्स बना पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करंट को यहाँ पे सारे प्रश्नों को रिव्यू करेंगे। अगर कहीं पे करंट झलक रहा है कि हाँ ये करंट में है तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जब आप देखे होंगे कि मैं जब आपको करंट अफेयर जो पढ़ाता हूँ, पूरा हर चीज, उससे जुड़े हुए हर चीज बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूँ, जितना हमारे लिए जरूरत है उतना मैं लेकर के जाता हूँ। तो हम लोग को उसके लिए कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले हम लोग अब पूरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताते जाऊंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है 25 क्वेश्चन लास्ट में सोचा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और अगले दिन का भी बहुत सारा ऐसा काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, उसको करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरीके से प्रश्न बना, पहला प्रश्न, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि झेलम नदी वुलर झील से होकर के निकलती है। इस पूछने का क्या मतलब है, यहां से ये एक ऑप्शन को हम लोग देखें तो यहां से आप देख रहे हैं कि ओरिजिन पूछ रहा है नदी का, ठीक है ना, ओरिजिन पूछ रहा है। दूसरा देखिए, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का यहाँ पे भरण करती है, ठीक है, मतलब कोलेरू झील कहीं ना कहीं इसके रास्ते में पड़ता है या उसमें गिरती है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो है नदी जो है कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, उसके बीच में कुछ ऐसे झील्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ ऐसी वेटलैंड्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग को बीच में ध्यान रखना है। वो नदी लास्ट में किस नदी में जाकर के, किस सागर में जाकर के गिर रही है, किस नदी से मिल रही है, हम लोग को थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना होगा इस हिसाब से, ठीक है। तीसरा देखिए, गंडक नदी के विसर्प से कांवर झील निर्मित होता है। तो कोई अगर नदी है, उस नदी से अगर कुछ बन रहा है तो हम लोग को उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ज्यादातर लोग अभी इसका एक तरीके से विरोध क्यों कर रहे थे, विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए अब हम लोग को यहाँ पास जो है, ये आप देख लिए 3 ऑप्शन, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी ये जो है आपको दिख गया, मतलब यहाँ पे जो है आपको अलग से फिर जो ये ऑप्शन मिला है ABCD,
उसको पढ़िए। देखिए केवल एक मतलब कौन सा कथन सही है बोला जा रहा है, तो केवल एक, केवल दो, सभी, यहाँ पे सभी, तीन, या फिर कोई नहीं। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको ऐड करने का मतलब आप एक चीज समझिएगा, इसके बैकग्राउंड को समझिएगा। ठीक है, मैं वही समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ, तो उसी को मैं समझाना चाहता हूँ, समझिएगा उसको, फोकस से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि अब एग्जामिनर का क्या सोचा होगा नहीं पता, लेकिन हम लोग को अब ये सोच करके चलना पड़ेगा कि अब इसमें से देखिए कि आप, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग को थोड़ा बहुत भी किसी चीज के लिए नॉलेज है तो हम लोग क्या करते थे, गलत है ये सही है करके हम लोग आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कैसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर ये जो तीन हमारे पास तीन जो ऑप्शन यहाँ पे अलग से जो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे तीन एक तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, उन कंटेंट में से अगर तीनों हमारे को जानकारी नहीं है तो हम लोग ये आंसर नहीं बना पाएंगे। अब ये स्थिति हो गया है हमारा, समझ रहे हैं आप? तो ये प्रॉब्लम है। अब ये क्या है, और ज्यादा इसलिए डिफिकल्ट जो है हमारे लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अब डिफिकल्ट है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे को तैयारी अब इसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है तो उसमें जो चेंजेस होगा हम लोग को उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा, है ना? तो यहाँ पे अब क्या है, जैसे देखिए अब अगर मुझे पता है कि एक जो है वो सही है, ठीक है, तो एक जो सही है तो क्या मैं एक से आंसर निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। दो सही है, अगर मैं जान रहा हूँ कि दो सही है तो क्या मैं फिर भी आंसर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। मैं तीसरे को सही है कि नहीं है ये जानना पड़ेगा मुझे, तब जा करके मैं सही आंसर निकाल सकता हूँ। तो अब हमारे पास ऐसा चैलेंज आ गया है, हम लोग को इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है, एक मिनट, थोड़ा सा शायद ब्लर हो गया है ना? हाँ ठीक है, अब हो गया, ये हो गया, ठीक है ना? तो मैं केवल देखिए हम लोग आंसर साथ में ले ले रहे हैं, केवल मैं टिक लगाऊंगा। मेन उद्देश्य जो था मैं इस तरीके से ही आपको समझाते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पे केवल एक जो है इसका आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन कोई भी चीजें देखिए अनुमानित है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट अभी आंसर नहीं आया, जब तक यूपीएससी का नहीं आता तब तक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हम लोग को पूछा गया पतन या फिर पोर्ट से पूछा गया प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए कि एक है कामराज फोर्ट। ठीक है, और ये जो पूछा गया है इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि जिस रूप में ये सुविख्यात है, मतलब किसी ना किसी ये पोर्ट को कोई ना कोई इसकी ऐसी विशेषता है जिसके बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से उस पोर्ट को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न बना हुआ है, पहला है कि कामराज फोर्ट। ठीक है, कामराज पोर्ट के सामने में ये दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन। तीसरा विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा आधान पतन। ठीक है, मतलब कंटेनर पोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी दे दिए हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से ये सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है हम लोग को अब यहाँ पे ये पता करना है। फिर यहाँ पे देखिए केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, इस तरीके से फिर से यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो अब हम लोग को ये तीन जो चीज है ये पता होनी चाहिए। एक चीज और देखिएगा, यहाँ से ये निकल के आ रहा है हमारे सामने कि अब जो लोग बोलते हैं कि आपको समझना पड़ेगा, हम लोग जैसे कि हम लोग हर कोई जो है ज्यादातर हम लोग समझने पे आंसर देते, मतलब एक तरीके से बिलीव करते थे यूपीएससी के लिए खास करके। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको समझने के साथ साथ आपको जो है फैक्ट भी याद होना चाहिए। केवल समझने से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है समझने के लिए, आप खुद देख लीजिए। हम लोग अभी जो पहला प्रश्न एनालिसिस किया उसमें देखिए आप, क्या आपको कुछ याद रहेगा? मतलब अगर आप समझे रहेंगे तो क्या बना सकते हैं, क्या आप याद रखेंगे तो बना पाएंगे। ठीक है, तो जो रटने वाला मेथड है ना, अब नहीं पता यूपीएससी का क्या मतलब यहाँ पे माइंडसेट है, लेकिन अब हमारे को दो चैलेंजेस साथ में, ठीक है, समझना है प्लस हम लोग को उसको रटना भी है। अगर रटना क्या है, थोड़ा सा लोग जल्दी समझ जाते हैं कि रटने का मतलब, लेकिन रटने का भी मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है। मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं
तो मैं आपको देखेंगे, मैं आपको वो चीज़ें हर चीज़ बताता हूँ वहाँ पे, कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा कुछ डाटा फैक्ट रहता है तो मैं वहाँ ज़रूर बताता हूँ आपको। इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, जैसे कि हम लोग अगर ये न्यूज़ में है ये पोर्ट, तो हम लोग इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो इसकी कुछ खास विशेषताओं को हम लोग जरूर पढ़ते हैं वहाँ पे, है ना। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, देखिए कुछ ना कुछ इसके साथ विशेषता है। अब जैसे कि इसमें बोला गया है कि ये जैसे बी आंसर है, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है, मतलब दो इसमें से सही है, ठीक है। तो दो इसमें से अगर सही है तो अगर आप तीनों ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों को आप देखते हैं अगर इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा खास विशेषता ही पूछा गया, नॉर्मल कोई विशेषता नहीं पूछा गया है। तो आप किसी चीज के बारे में समझ रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसका कम से कम एक से दो जो फैक्ट हो, जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो, इंपॉर्टेंट हो, विशेषता उसकी जो है वो बहुत खास विशेषता हो, उसकी एक यूनिक विशेषता जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर हो तो आप सामने में एक उसको वो कर लेंगे, नोट्स उसमें बना लेंगे और उसमें एक उसको एंटर कर लेंगे, उसको भी आपको समझना जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन से ये सीखे, देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं सिखाने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग बिल्कुल उसको सीखिए और समझिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ये काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज सीखे कि जब हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी चीज को समझेंगे, तो उसकी कोई खास विशेषता हो, चाहे उसका कोई डाटा खास हो, जैसे कि अभी आएगा आगे मैं बताऊंगा, कुछ भी ऐसी जो खास विशेषता उसको हम लोग बगल में लिखेंगे और उसको भी याद रखना है, उसको याद करना होगा। समझने वाला पोर्शन को तो समझ ले, लेकिन याद करना होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या वृक्ष है, कटहल है, महुआ है, सागौन है, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि पर्णपाती वृक्ष जो है वो पर्णपाती वृक्ष कौन सा है। तो अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन दे दिया है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ठीक है, और कोई नहीं। देखिए एक चीज और समझ में आता है यहाँ से कि जैसे कि मैं यहाँ पे आंसर दिया कि बी, केवल दो युग्म, तो आप बता सकते हैं क्या इसमें से कौन सा दो सही है ना। तो ये भी एक अलग से हमारे सामने एक ये जो ये पैटर्न चेंज हुआ है ना ऑप्शन देने का, ये काफी मतलब एक डिफिकल्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तीन पेड़ हैं, क्या ये तीनों पर्णपाती हैं, हम लोग को ये जानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं, हम लोग जितने भी अभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अलग अलग जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, हमारे सब ज्योग्राफी से अभी संबंधित चीजें हैं। तो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना ये सब कि कौन कौन से जो कटिबंध हैं, अलग अलग कटिबंध हैं, ठीक है, पर्णपाती अलग से हो गए, सदाबहार अलग से हो गए। तो जब हम लोग उसको समझ गए कि हाँ हम हमारे पास एक एरिया डिसाइड करते हैं कि हमारे भारत में, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और ये जो वृक्ष होते हैं ये अलग जगह पे कैसे पाए जाते हैं, हम लोग सब समझते हैं। लेकिन समझने के साथ साथ हमको इससे ये सीखने को मिल रहा है फिर से कि हम लोगों का उस चीज में कोई खास बात है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ हैं, तो अब हम लोग को उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी याद रखना पड़ेगा। फिर से मैं याद रखने का ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके प्रकृति को समझना पड़ेगा। पर्णपाती यहाँ पे है, मतलब ऐसे हैं, ये ऐसे पेड़ हैं जो लोग कहीं ना कहीं जो है एक समय में पत्ते गिरा देते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, थोड़ा सा अब हम लोग को उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें बताई जा रही हैं, इससे भी आपको ये समझ में आ गया। देखिए इसमें भी जो आंसर लिया गया है वो दो लिया गया है, कोई दो इसमें से सही है बोल करके, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चीन की तुलना में, ठीक है, चौथा प्रश्न है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा देखिए यहाँ पे कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है, कैसे अब हम लोग इसका तैयारी करें, ठीक है। तो इसका तैयारी जब हम लोग करते हैं कि कृषि के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारा जो चावल है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है। लगातार मैं आपको मेंस में, आप जब अगर आप लगातार आप क्लास कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कितने नंबर पे है, और प्लस कौन उपभोक्ता है सबसे अधिक,
पूरे वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंस की दृष्टि से पढ़ते ही हैं। प्लस मैं जब आपको कई सारे ऐसे देशों के साथ संबंध पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि इस देश से क्या संबंध है। तो यहाँ से जो है हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों को अगर किसी चीज़ के बारे में डाटा पढ़ रहे हैं तो खास करके देखिए कृषि, हर चीज़ का नहीं ना, हर चीज़ का नहीं, इतना भी समझना पड़ेगा हम लोग को, हर चीज़ का नहीं, किसी किसी चीज़ का जो हम लोग हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा खास हो, कृषि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको एक ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक वहां पे हम लोग को तुलना करके उसका जो डाटा है उसको भी अब हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी हम लोग समझना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, ये डाटा मैं आपको लगातार देता हूं ना, तो इसका देखिए दो महत्व हो गया। यहाँ से आपको पता चला, एक कि आपको प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आपको बन जाएगा, आप उसको बना लेंगे। दूसरा, यही सब ऐसे डाटा होते हैं जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपका वैल्यू कितना है, सामने देश का वैल्यू कितना है उसके संबंध में। तो ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और प्रीलिम्स में अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे क्या सीख मिला, हर चीज को आप अपने हिसाब से नोट डाउन भी कर लो, बल्कि कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। मैं हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ बता ही रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग को क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद से। तो यहाँ पे देखिए चौथे का ये बी है, इसका भी ठीक है, कोई दो इसमें से सही है। अब देखिए यहाँ पे पांचवा देखिए। ठीक है, पांचवा देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय पर सुविस्तृत कक्ष भूमि उत्पन्न हुई है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी कक्ष भूमि हैं, ठीक है, और कच्छ से संबंधित जितने भी हम लोग देखते हैं ना, बेसिन वगैरह जो निर्माण हुए हैं अलग अलग से, ये हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं ना, सब हमारे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी का जब हम लोग विषय जब पढ़ेंगे ना, तो हर चीजों को अब बल्कि लिख के रख लो कि हम लोग को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि जितने भी हम लोग बेसिन्स वगैरह जो पढ़ते हैं ना अलग से, और जितने भी हम लोग जो ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे देश के अंतर्गत, और खास करके एक तरीके से हम लोग बोलें कि जैव विविधता से संबंधित जब हम लोग पर्यावरण में पढ़ते हैं तब हम लोग इसमें ज़्यादातर पढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भीतरनिका के बारे में। ठीक है, तो ये भीतरनिका गरान, यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंग्रोव बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे मरकनम लवण बेसिन, ठीक है, ये एक बेसिन के बारे में हो गया। फिर यहाँ पे नौपाड़ा अनुप, फिर हो गया कक्ष का रण। तो इस तरीके से हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो इन सब यहाँ से हम लोग को ये चीज समझ में आया है कि फिर से वही जो हम लोग विशेषता जो देख रहे हैं ना, वो विशेषता यहाँ पर भी विशेषता ही हम लोग को पता चल रहा है कि किसी भी चीज के बारे में हम लोग पढ़े तो उसकी कोई खास विशेषता है, उसको हम लोग को ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से भी हम लोग को ये पता चला कि खास विशेषता कुछ है। जैसे कि यहाँ पे कक्ष का रण जो है, ये सही आंसर है इसका यहाँ पे। तो इस कक्ष का रण जो ये ऑप्शन में है, इसकी एक खास विशेषता है, तो इसलिए यहाँ से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो हम लोगों को ये चीज यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ते समय ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो किसके समृद्ध स्रोत हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब किसके यहाँ पे मेन स्रोत हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब ज्योग्राफी से ये भी संबंधित है। ठीक है, ज्योग्राफी में जितने भी हम लोग इस तरीके से धातुएं वगैरह जब पढ़ते हैं, तो हम लोग को धातुओं में देखिए, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग को याद रखने का ही चीज है ये भी। ठीक है, तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम, ताम्र, लोहा और यहाँ पे टाइटेनियम, इस तरीके की हम लोग को ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको याद नहीं रखेंगे, समझने वाला कुछ नहीं है इसमें भी। आपको मैं जो सच जो यहाँ पे दिख रहा है वही बता रहा हूँ। अब हम लोग नॉर्मली समझ के आंसर नहीं दे सकते हैं, अब हम लोग को याद रखना पड़ेगा हर चीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न भी है।
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से भी वही चीज़ सीखने को मिला है कि हम लोग अगर कोई, ये देखिए ये कहीं ना कहीं जो ये ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है ना, देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये है ये टाइटेनियम। ठीक है, तो हो सकता है मेरा अनुमान से कि कहीं ना कहीं ये करंट में हो, तो इसलिए यहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जो यूपीएससी का प्रश्न है वो हम लोग कितना भी कुछ भी माने, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइटेनियम है, तो कहीं ना कहीं ये टाइटेनियम जो है कहीं ना कहीं जरूर करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होगा, वो कहीं ना कहीं चर्चित होगा, तभी इसके बैकग्राउंड से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड से प्रश्न पूछा गया वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको अब इम्पोर्टेंस भी देंगे, बताने का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, इससे समझ में आ गया ये चीज। देखिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न यहाँ पे देखिए कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब वर्ल्ड लेवल पे हमारे से इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैं चाइना के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कि जर्मेनियम जैसा जो धातु है उस धातु को वो जो है अभी इंपोर्ट करना बंद कर रहा है, मतलब थोड़ा कम कर रहा है उसमें, है ना। इस तरीके से न्यूज में था, मैं काफी अच्छे से सारी चीजों को मैं बताया था, है ना। और उसमें मैं उसके बारे में भी बताया था, कौन कितना उत्पादन कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, मैं उसको हर चीजें बताया था। वो प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ से देख लिए, लेकिन फिर से यहाँ पे वही बात है कि ये चीज याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों को अगर वर्ल्ड लेवल पे भी आप पढ़ रहे हैं ना, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। मैं कई बार आपको जब भी हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैं उस समय आपको हमेशा ये चीज को बताता था कि आप जो है ना, जो हिंदी मीडियम खास करके, देखिए इंग्लिश मीडियम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम जो कमजोर है ना, उस चीज को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा एक तकलीफ होता है, रियल बता रहा हूँ। क्योंकि हिंदी मीडियम में इस तरीके की स्थिति है, बनी हुई है, जिसके कारण से हम लोग पीछे हैं। देखिए इसमें से मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, हम लोग जब मेंस पढ़ते हैं, मेंस की जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, अभी जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादातर मेंस ओरिएंटेड रहता है, लेकिन क्या हम लोग उसमें प्रीलिम्स का नहीं पढ़ते हैं। आपको कौन सा यहाँ पे दिखा होगा जो आप बोल सकते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स की दृष्टि से उसको नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये बातें हैं, क्या हम लोग इसको मेंस के जब पढ़ रहे थे तब मैं आपको ये बताया था इस तरीके की बातें। तो आप लोग ना मेंस को जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, मतलब मेंस का जिस तरीके से जो तैयारी करते हैं उसको बहुत डीपली करिए, सीरियसली करिए, उसमें आपको प्रीलिम्स भी तैयारी होगा। लेकिन मेंस का मतलब समझते हैं कि हम लोग को केवल समझ रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं, आपको उससे डाटा भी तो जरूरी है ना लिखने के लिए। अब मैं वहां पे आपको बता रहा था कि जो जर्मेनियम है और एक और कुछ था, याद नहीं आ रहा है, वो जो है वो अब यहाँ पे चाइना जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे उत्पादन करता है उसका। फिर मैं जर्मेनियम के बैकग्राउंड में भी जाकर बताया इसका क्या क्या यूज होता है। तो अब जब हम लोग उसका मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो हम लोग तुलना करके बता सकते हैं कि ये देश ये जो ज्यादा उत्पादन कर रहा है, प्लस उसके बैकग्राउंड को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका यूज इतना ज्यादा, इसलिए लोग वर्ल्ड में लोग जो देश हैं वो अभी परेशान हैं इसके इंपोर्ट में कमी करने से। वर्ड हमारे पास कैसे आएगा, जब हमारे पास डाटा रहेगा तभी आएगा ना। तो इसलिए मेंस को तैयारी बस ज्यादातर फोकस कीजिए मेंस को। आप लोग देखते हैं टॉपर्स को सुनते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं लगातार पूरा सीरियसली अच्छे से जो है मैं मेंस का तैयारी किया, मेंस का ही तैयारी कर रहा था, और जब प्रीलिम्स का समय आया कम से कम 3 से 4 महीने, तब मैं क्या किया, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा किया और कुछ ओरिएंटेड चीज़ें जो मैं है जो प्रीलिम्स के एकदम जो है प्रीलिम्स को फोकस करके वो उसी 3 महीने से 4 महीने के बीच में मैं अच्छे से पढ़ लिया। इसका मतलब समझिए, जो बैकग्राउंड में जो लोग नहीं बताते ना उसको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको उसको बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा। वो लोग मेंस का तैयारी ऐसा कुछ करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। फिर वो लोग टेस्ट सीरीज दे करके अपने आप को बहुत अच्छे से करेक्शन जो है, जो गलतियां हो रही हैं उन सबको अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर वो लोग का क्यों नहीं निकलेगा, आप बताओ, मेंस और प्रीलिम्स और मेंस क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये समझ लो आप, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझो, है ना।
छोड़ना मत भाई, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर कोई आपको इतना दिल से नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, मैं अपने आप में रियल फील कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, लोगों को, कई लोग ऐसा छोड़ के चले जाते हैं कि पता था, मेरे को तो पता है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तब आपको वो माइंड में आ गया, तो उसको आप सीरियस लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब आगे ज़्यादा सीरियस हो रहा हूँ मैं, लेकिन रियल बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि मेंस का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। का मेंस का तैयारी करने का क्या मतलब है? मेंस और प्रीलिम्स अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इतने में। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग इसको। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये सी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो वहाँ से जा करके हम लोग ये चीज़ों को देखे हैं, मतलब यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से समझेंगे ना, हम लोग उसी हिसाब से समझ के चलना पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है, मैं ये सब प्रश्न को देख करके जो है, मैं जिस तरीके से अभी आपको पढ़ा रहा हूँ करेंट अफेयर्स, अच्छा लग रहा है कि मैं उसी हिसाब से पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न किस तरीके से बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। ठीक है, तो अब इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग लगातार रोज हम लोग एक मैप का प्रैक्टिस करते हैं, तो उस मैप के प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब जो है यहाँ पे यूपीएससी देखिए कई बार जो है केवल देश को पूछता था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कोई चीज जरूरी नहीं है ना, दुखी नहीं होना है। कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम लोग नहीं आंसर दे सकते हैं, तो एक दो अपवाद के लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कांगो बेसिन जो है वो काफी चर्चित चीजें हैं, तो इसलिए वहां से इस तरीके से पूछ लिया है कि कांगो बेसिन का कौन सा एक भाग है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग को थोड़ा बहुत हिंट हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग करेंट अफेयर्स में अभी डेली जो है हम लोग मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां से हमारा हर चीज कवर होगा। यकीन है कि वहां से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप लोग डेली अच्छे से रोज जो है मैं मैप जिस तरीके से करा रहा हूँ आप लोग उस तरीके से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए है, कैमरून। ठीक है, तो यहाँ पे कांगो बेसिन का एक भाग है ये भी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है अब आजकल के डेट में, तो हम लोग थोड़ा सा अब इसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये सब चीज़ों को भी धीरे से करूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को मैप में ज़्यादातर हम लोग को वही चीज़ें याद रखनी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। जितने भी जो रिवर्स जितने भी हम लोग का सी है, जो बीच बीच में सी है, जैसे कि भूमध्य सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर है, अभी हम लोग जो काला सागर जो है बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है, तो हम लोग उसके बारे में हर चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये भी पढ़ा दे रहा हूँ मैं कि नदियाँ कौन कौन सी जो है नदियाँ जा करके मिलती हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा चर्चे में है तो कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, तो हम लोग उसको कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 9वां, कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे है बिलीगिरिंगन पहाड़ियां जो है ये सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, और शेषाचलम पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। एक चीज और आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि पहले जो है इस तरीके से जो अभी ज्योग्राफी का हम लोग लगातार प्रश्न देखते आ रहे हैं ना, इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। अभी यूपीएससी कहीं ना कहीं उधर देखने लगा है ना, तो पहाड़ियों को भी देख रहे हैं कि अब इस तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है। हम लोगों को कहीं ना कहीं अब इस पे भी हम लोग को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका सही आंसर है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ, मतलब डी इसका सही आंसर होगा। तो अब इधर कहीं ना कहीं इसका नज़र है, और ये इससे भी हम लोग को यही चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोग को उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। और ये सब जितने भी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं इनको कभी भी याद रखेंगे तो मैप के साथ याद रखेंगे। आपके कॉपी में इससे संबंधित मैप बना होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिमी गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये सब न्यूज में था, चर्चे में था, हम लोग ये सब नॉर्मली पढ़ ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए,
दूसरा देखिए यहाँ पे त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चिरांग माई से जोड़ता है। तीसरा देखिए बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में यहाँ पे कुनमिंग से जोड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न को पढ़ने के बाद से क्या चीज समझ में आया? दो चीज समझ में आया। पहला चीज ये है कि आप जो कोई भी चीज ऐसा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे जितना ये चीजें पढ़े हैं उसमें आपको दिखा होगा कि आप जब पूरा मैप बनाते हुए पढ़े कहाँ पे क्या चीजें, ये एक करेंट में था ये लगातार, तो उसका आप पूरा मैप के साथ पढ़े। कहाँ पर मैं हमेशा हर चीज का मैप लेकर के आता हूँ, जहाँ पे जो पॉसिबल है, जहाँ पे लग रहा है कि वहां पे मैप हो तो मैप लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत पहले से ही देख लिया हूँ कि ये सब चीजें इसी तरीके से प्रश्न बनता है। आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग भी पढ़ें तो वहां पे लगता है कि मैप बनाना जरूर, तो वहां जरूर मैप बनाएं। दूसरा चीज देखिए, हर चीज अलग अलग डाटा पूछ लिया गया है यहाँ से, है ना। तो वो जो डाटा अलग अलग है ना, उस इसलिए मैं कभी भी इससे जुड़ा हुआ चीज अगर होता है तो वहां पे मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा आपसे, अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे कुछ भी बीच में, अब जितने भी डाटा आ जा रहे हैं कुछ भी, तो उसको भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसको साथ में जोड़ करके चलना है, उससे संबंधित कोई भी डाटा सामने में दिख रहा है हम लोग को करेंट अफेयर्स में, वो भी तो वो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, वहां भी अब उस पर भी थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी कोई आंसर नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन पहला इसमें देखिए कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम होना आवश्यक है। यूरेनियम आप लगातार चर्चे में देखते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से कैसे पूछ लिया गया है। पहला यहाँ पे ये वाले को देखेंगे कि आप किस तरीके से हमारे भारत के लिए ये यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये एक पोर्शन वहां से पूछ लिया गया है। दूसरा से पूछा गया है डाटा, है ना। तो अब कोई जुड़ाव नहीं है, अब लगातार दो डाटा अलग अलग करके भी पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको आप लगातार जो हम लोग पढ़ लेते हैं, ये ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग ये दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं ना वो डाटा सफिशिएंट हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या करंट में रहता है, तो हम लोग को करंट में कुछ यहाँ दिख रहा है, करंट नहीं दिख रहा है, उसका बेसिक चीज दिख रहा है और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या हम लोग इसको मेंस में नहीं पढ़ते हैं? क्या हम लोग इसको मेंस में इस तरीके का आंसर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जब बताएंगे ही नहीं कि हम लोग कितना निर्भर है यूरेनियम पे, हमारे पास कितने % जो है अभी यूरेनियम है या होने की आवश्यकता है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, वर्ड पे ज्यादा ये सब में मत जाइएगा, मेरा जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझिएगा। हम लोग जब ये जो डाटा जो है ये मेंस के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे क्या? हम लोग करेंगे ना। तो मेंस में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं। मैं ज्यादातर आपको खींच करके ले करके जाऊंगा मेंस की ओर, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा हूँ, देखा हूँ कि मेंस के जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका प्री नहीं रुकता है, वो लोग कर लेते हैं। क्योंकि मेंस का पढ़ाई आपको नॉर्मल भले ही लग रहा होगा, मेंस का जब आप पढ़ते हैं, आप यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर यूरेनियम का आंसर लिखते हैं। आंसर लिखते समय आपको आंसर देख के नहीं लिखते हैं, आप बिना देखे हर चीज को सोच करके लिखते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में छपता है, तब आपको पूरा अच्छे से तैयारी होता है। लेकिन प्रीलिम्स में पढ़ते हुए पढ़े निकल गए, दोनों में फर्क है ना। अब भले ही आप हो सकता है कि आप लिख के पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप मेंस की जो लिख करके तैयारी करते हैं वो अलग अलग लिखना होता है, वो अलग दिमाग में बैठता है, क्योंकि जब उसके बारे में आप अच्छे से विचार करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी आप समझ गए क्या करना है हम लोग को। इसका सही आंसर है यहाँ पे सी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चीज को तो जान ही रहे हैं, क्या निर्भरता किस तरीके से हम लोग कोयले का क्या स्थिति है। ठीक है, इसको मैं पढ़ाया भी हूँ अपने करंट अफेयर्स में, मतलब पढ़ाया हूँ क्या, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ भाई कि मेरे पढ़ाई से ये आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं याद दिला रहा हूँ कि हम लोग करंट अफेयर्स में इस तरीके से पढ़ते हैं और
ये सब आ जाता है सामने में कि हाँ मैं बता दिया था ऐसे करके। अब देखिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, शिशुधानी स्तनी, ठीक है, ये क्या है, मार्सुपियल, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। दूसरा, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, ये प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग को इससे क्या सीखना चाहिए। पहला, इसका ये डाटा है, ये डाटा है, हम डाटा का मतलब केवल नंबर से होने से डाटा नहीं होता है ना, तो ये एक डाटा है और दूसरा यहाँ बैकग्राउंड है। और तीसरा, हम लोग को ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं करंट में था ये चीज, लेकिन करंट में ये नहीं था, इसको भी समझिएगा। जैसे कि हम लोगों को अलग अलग बांटा गया है ना, कि कुछ स्तनपायी होते हैं, ठीक है, कोई कुछ जलीय जीव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्थल मतलब स्थल पे रहने वाले जीव होते हैं, तो स्थलीय जीव होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, इस तरीके की ये बैकग्राउंड है। कोई अगर जीव चर्चे में होगा तो वो उसकी प्रकृति क्या होगा कि वो मान लो कि वो एक तरीके से यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब उसके ये स्थल पे घास, मतलब घास में पनपते हैं, है ना, तो उसकी प्रकृति क्या हो गया, स्थलपाई होने का प्रकृति हो गया। ठीक है, तो अब उसके प्रकृति से पूछ लिया गया है, वो जो कंटेंट जो करंट में होगा उसको छोड़ के पूरा एकदम अलग से क्या है, उसके प्रकृति से पूछा गया प्रश्न यहाँ से बन गया है। तो हम लोग उस तरीके से डिटेल्स में पढ़ते हैं तभी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से ही पढ़ेंगे, इस चीज को मेन यहाँ से हम लोग यही सीखे कि किसी भी चीज के बारे में हम लोग जब पढ़ें तो करंट में क्यों चर्चे में हो तो पढ़ ही रहे, और वो बिल्कुल केवल 1% का इंपॉर्टेंस है, बाकी जो है पूरा 90% 99% जो है वो हम लोग उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, और हम लोग काफी अच्छे से देख भी रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, देखिए समझिए इसको, ये डाटा से प्रश्न बना, यहाँ बेसिक से प्रश्न बना। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे सी इसका सही आंसर है, एक सही है, दूसरा गलत है। देखिए अगला प्रश्न, संक्रामक, ठीक है, यानी कि इन्वेंसिव जीव जाति जो है विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ठीक है, अब ये एक जो यहाँ पे एक तरीके से ये संगठन है, ठीक है, लेकिन ये जो संगठन है ना, ये संगठन को आप देख रहे हैं कि ये संगठन कितना मतलब डिफरेंट टाइप का संगठन पूछ लिया गया है। नॉर्मली हम लोग इस तरीके का चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं फिर समझेंगे इसको। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। अब यहाँ पे इस तरीके से जो है संगठन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, जब संगठन यहाँ पे दे दिया गया इस तरीके की संगठन, तो हम लोग इन संगठन के बारे में पढ़ते हैं ना, लेकिन हम लोग उसके जो जैसे यहाँ पे ये इस तरीके का जो चीज लिख दिया गया है, ये वर्ड जो लिख दिया गया, हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है ना, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा डीप कभी भी जब इस तरीके से प्रश्न आए ना, तो हम लोग को यहाँ से ये चीज सीखना चाहिए। मैं कई बार इस चीज को देखा हूँ कि थोड़ा सा जो डिफिकल्ट तरीके का प्रश्न बना होता है ना, हम लोग जब करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो हम लोग बीच में जब लास्ट होता है उसका, तो हम लोग कुछ कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो मैं वहां पे कई बार आपको बोला हूँ कि प्रश्न देख करके नहीं घबराना है, थोड़ा सा अगर उसको क्लिक करेगा ना माइंड, आपको थोड़ा सा समझ जाएंगे ना बीच का कोई भी चीज, तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही चीज यहाँ पे भी है। देखिए इसका ये पूरा बताने का मतलब ऐसा वर्ड इसमें है कि हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर समझेंगे तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा संगठन है जो कि जीवों का एक डाटा तैयार करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। हम लोग जब इस तरीके का संगठन हम लोग पढ़ते हैं, जब भी न्यूज में जब रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं ना उसके बारे में सब कौन क्या है। अब जैसे हम लोग
जो IUCN के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं हम लोग। हमारे जैसे हमारा जो अधिनियम है जिसमें कि हम लोग को अगर कोई जीव है तो उसको किस सेक्शन में रखना है, जीव को कितना प्रोटेक्शन देता है, वो किस तरीके से, मतलब उसके बैकग्राउंड तक वो कब लागू हुआ, क्या हुआ, हर चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर ये संगठन को हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मली अगर पढ़ लिए, ध्यान दिए हैं, तो हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम लोग को ये चीज समझना है कि जब भी हम लोग आगे पढ़ें, ये तो हमारा पास्ट है, ये हो गया, अब जरूरी नहीं कि इस तरीके से प्रश्न बने ये वाला, लेकिन हम लोग जब भी अब पढ़ें तो हम लोग को ये जरूर देखना है कि संगठन के अंतर्गत संगठन का कार्य क्या है। ये संगठन के कार्य से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये संगठन के कार्य से पूछा गया प्रश्न है। आप बताइए, जब आप मेंस में किसी संगठन का पढ़ते हैं बारे में, उसके बारे में, तो हम लोग मेंस के लिए उसका कार्य पढ़ते हैं ना, बस वही कार्य है, बस उसको थोड़ा फोकस से पढ़ेंगे तो हमारे प्रीलिम्स का भी यहाँ से तैयारी होने का दिख रहा है सारा चीज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, ठीक है। सिंह, पुच्छी मकाक, मालाबार सीवेट, सांभर हिरन। अब ये इस तरीके का प्रश्न आ गया। हम लोग जब जितना भी कभी मैं बीच में करंट अफेयर जो पढ़ाता हूँ उसमें हम लोग जीव के बारे में पढ़ते हैं, बस उसी तरीके का जीव है। अब यहाँ से पूछा गया है, क्या पूछा गया, देखिए यहाँ से क्या सीखना है। फिर से वही चीज मैं आपको बताया, इनकी प्रकृति है ना, जब कोई भी जीव है, अभी मैं आपको जो ये लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो एशियाई बाघ है, हम लोग लगातार जो अफ्रीकी बाघ हैं, ठीक है, वो लोगों को लेकर के आ रहे हैं, है ना, और उनको जब हम लोग अपने देश में उनको संरक्षण दे रहे हैं ताकि हमारे देश में भी उनकी जो जनसंख्या जो है वो बढ़े, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ कारण से उनकी मृत्यु हो रही है, तो वो अब चर्चे में है, मैं उसको आपको बताया। प्लस आप अगर ध्यान दिए होंगे तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एशियाई जो अलग से जो एशियाई बाघ हैं उनमें क्या अंतर है, ठीक है। फिर जो अफ्रीकी बाघ है उनमें क्या अंतर है, उनकी प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैं सीरियस इसलिए हूँ कि देखिए मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बार बार बोल रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है इसके प्रकृति को लेकर के, विशेषता को लेकर के, क्योंकि आगे पढ़िए इसको। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, तो ये रात्रिचर है। इस तरीके की प्रकृति इनकी पूछी जा रही है। तो अब हम लोग जब भी किसी चीज में किसी भी चर्चित जीव के बारे में पढ़ें तो हम लोग उसकी प्रकृति, उसकी क्या विशेषता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ लिया गया है कि ये इनकी विशेषता क्या है, रात्रिचर है कि नहीं है, ये पूछा गया है। तो अब इनमें से ऑप्शन दिया है कि कौन कौन से जो है वो रात्रिचर है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे केवल 2 जो हैं वो रात्रिचर हैं, ठीक है। मैं जब अगली बार जब भी प्रीलिम्स होगा उस समय मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ यहाँ से हिंट दे सकूं कि हम लोग देखिए लॉजिक पहले बहुत बहुत तगड़े से काम करता था, मैं अब वो बता ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन जो है वही चेंज हो गया है, मतलब हम लोग ऑप्शन से जो है आंसर निकाल लेते थे, पहली ऐसी स्थिति थी, बहुत बेस्ट मतलब तरीका था हमारे पास, लॉजिक था, लेकिन ऑप्शन ही चेंज हो गया। तो अब मैं उस चीज को बता ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत झटका लगा है, कई लोगों को लगा है इस चीज में, ठीक है। तो अब ऑप्शन ऐसा हो गया कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं पा रहे हैं, कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हम लोग को याद है, जानकारी है, तो हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ऐसा स्थिति है। फिर भी कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, आगे चल करके समझेंगे उसको, फिर कभी मैं बताऊंगा उसको। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोतों की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी कि यहाँ पे वेलंग डांस जो है वो करता है। तो यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें आपको फिर से वही दिखेगा कि जो जीव हैं उनकी विशेषता क्या है, इसमें से कौन सा है जो दोलन नृत्य करता है।
ये चर्चे में था, ये जो जीव है इसके बारे में आप अगर विशेषता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैगल डांस इस तरीके से करता है ये। ठीक है, तो इसमें आपको मधुमक्खी मिलेगा, इसका सही आंसर है मधुमक्खी। मैं पहले ही इसको भी फिर बता चुका हूँ कि वही है, आपको हर चीज के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप पढ़ पाएंगे। बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा महत्व देना है। न्यूज में क्या है, न्यूज में क्या चीज में था, क्यों था, आपको याद है क्या? मुझे भी याद नहीं, किसी को याद नहीं, लेकिन बैकग्राउंड से पूछा गया प्रश्न है। उस न्यूज का तो जरूरत ही नहीं था, यहाँ भी जरूरत नहीं है उसके बैकग्राउंड का, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत था हमको। ठीक है, तो अगर जब किसी स्पीसीज के साथ अगर पढ़ेंगे, हम लोग सबको डिवाइड भी मैं करते जा रहा हूँ ना, ज्योग्राफी अपने जगह पर है। जब कोई जीव के बारे में पढ़े तो जीव के अंदर हम लोग को अब क्या पढ़ना है, तो जीव के बारे में क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पे अब विचार करना है, लेकिन विचार कुछ करना ही नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या यूपीएससी क्या चाह रहा है। यूपीएससी क्या चाह रहा है तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को जो है अच्छे से कंटेंट हमारे को याद रहना चाहिए, बस यही समझ में आ रहा है अभी तो। चलिए देखें, कुछ छत्रकों यानी कि मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। चौथा भी है, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील गुण होते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या चीज हम लोग को पूछा गया, बैकग्राउंड में चीजों की विशेषता। ठीक है, मशरूम है ये, तो इस मशरूम के बारे में हम लोग को विशेषता पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लग रहा है कि अरे मशरूम के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्या। फिर टमाटर, आलू, सब्जी, गोभी, सबके सॉरी जो भी है सबको, मतलब जितने भी सबको पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ ना कुछ चीज के कारण से इसका इम्पोर्टेंस है, करंट में हो तो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से ही हम लोग देख रहे हैं किसी चीज को। लेकिन हाँ, दो चीज यहाँ से हम लोग ये जरूर पता चल रहा है कि हम लोग को उसके बैकग्राउंड को और उसकी विशेषता को बार बार देखिए, अब कई बार हम लोग देख लिए ना उसकी विशेषता, तो मैं कितने बार आपको बोल दिया विशेषता लिख लो, कॉपी में लिख लो कि हम लोग क्या पढ़ना है। मतलब इससे अच्छा और टॉर्च आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये अभी आपको यूट्यूब में भी शायद ही मिला होगा इस तरीके से कोई समझा दे। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, उसको लिख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इतना सटीक, देखिए कितनी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, तो उसमें कम से कम हम लोग अगर सटीकता समझेंगे तो हम लोग को उसको और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज समझ में आ गया हम लोग को ये चीज। ठीक है, तो इसका आंसर है सभी चार। हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग जानते भी हैं कि मशरूम अलग अलग तरीके का होता है ना। तो ये सब चीज अगर आप लोग को घर परिवार में भी कभी अगर जानते होंगे इस तरीके से, तो आपको भी कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि ये मशरूम जो है विषैला होता है, तो ये हम लोग सब्जी बना के खा लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके का उसका कुछ दवा भी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे, फिर से वही किसी चीज की विशेषता बैकग्राउंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, वे भूमि में बिल बनाकर नीड का यहाँ पे निर्माण करती है, नीड। ठीक है, घर का निर्माण करती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि यहाँ पे दृढ़ फलों, ठीक है, और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं। हाँ देखिए, एक ये यही सब चीज मैं बताता, सर्वभक्षी उनकी ये सभी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी सब विशेषता है। तो हम लोग को इसको फिर से यहीं पे वो भी बात है कि फिर से किसी जीव के बारे में बैकग्राउंड में जाकर के उसकी विशेषता पढ़नी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम लोग तो समझ में आ गया क्या पढ़ना है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी थोड़ा सा, समय देखिए मैं समय का कुछ, मैं भले ही मैं समय ध्यान रखता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें बार बार नहीं होगा। एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको माइंड का एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर आप अच्छे से तैयारी करना उस हिसाब से उस रास्ते में चलना शुरू कर देंगे।
है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को फिर से यहाँ विचार करना है, तो चलिए करते हैं। पहला है कि कुछ यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो है जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न दिया गया है। अब इसमें क्या चीजें होंगी, इससे क्या सीखेंगे, एक बहुत बहुत बेहतर चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे प्रश्न है ना जिनमें रियल में विचार करने वाली चीजें, हम लोग इसको अगर नहीं पढ़े हैं ना, मतलब समझदार लोग हैं हम लोग, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो समझदार हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है ना वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों पता है? क्योंकि ये हम लोग हमेशा हर चीज राइट होता है इसमें। क्यों राइट होता है देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। एक अच्छा चीज बता रहा हूँ, ये चीज कभी भी आपको एग्जाम में हमेशा काम आएगा। कुछ जीव जो हैं जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान मतलब वातावरण में ये पनप सकते हैं। कुछ बोल रहा है तो भाई वर्ल्ड में पूरे मतलब एक तरीके से बोलें कि पूरे प्रकृति में कुछ तो जीव जरूर होंगे। कुछ बोल रहा है, कोई डाटा नहीं है, कुछ ऐसा चीज भी नहीं है। कुछ लोग, कुछ भी होंगे, एक दो भी हो तो कुछ में आते हैं। तो कुछ, बिल्कुल कुछ सूक्ष्म जीव जल हिमांक के नीचे, बिल्कुल कुछ है, मतलब कुछ है, कुछ भी जोड़ दो उसमें, है तो है। कुछ, बिल्कुल कुछ, इतने भी सब एक से एक जीव हैं जिनका अलग अलग तरीके का विशेषता है। कुछ तो होंगे, एक दो तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसमें सब सही आंसर होता है, तो इसका सब सही आंसर है। ये एक अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ पढ़ने की जरूरत, कुछ, फिर से मैं कुछ बोला ना तो वैसे ही यहाँ कुछ आया, मतलब वो एक समझदारी वाली यहाँ पे चीज होगी कि आप समझें इस बात को। कुछ का मतलब कुछ तो होगा ही ना, एक भी होगा तो कुछ में आएगा वो। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ गए। ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल आप ध्यान से एक बार समझिए बात को कि परफेक्टली सही सही बातें चल रही हैं सब लास्ट तक, तो बिल्कुल सबको सही कीजिए, एकदम सब सही होगा। ठीक है, एग्जामिनर भी इसको खोजने नहीं जाएंगे, उन लोगों को भी पता है कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं, कुछ तो होगा ही। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीड़ों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ठीक है, फिर से क्या है, कोई ना, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक उसकी विशेषता बता दिया गया है यहाँ पे। तो मतलब विशेषता को हम लोग समझें कि क्या विशेषता हो सकता है उसका। ठीक है, तो इसमें भी ये देखेंगे कि हम लोग ये है ऑरेंग उटेन। ठीक है, ऑरेंग उटेन, ये एक अलग से जीव है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग वही है, विशेषता यहाँ से भी पूछ लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे मतलब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें भी क्या बातें हैं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला देखिए एरोसॉल, उसके बाद से देखिए यहाँ पे फॉर्म एजेंट, फिर अग्निमंदक, फिर स्नेहक। तो ये 4 चीजें हैं, इसमें हम लोगों को विचार करना है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कितनों को बनने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त होते हैं, मतलब एक तरीके से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है हम लोग रियल में बेस ये है। ठीक है, तो ये बेस है, इसके अगर हम लोग लगातार ये चीजें पढ़ते हैं तो ये कुछ वो नहीं है, हम लोग को न्यूज में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत जगह पे मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हम लोग इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो इससे क्या क्या चीजें जो है हम लोग को यहाँ पे, मतलब जब हम लोग किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें से ये जो ये जो उत्पन्न होता है ना, तो उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें से ये उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बात बोला जा रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली है, फिर से इसके बैकग्राउंड में जा करके हम लोग इसको देखते ही हैं। इन्वायरमेंट से हम लोग को तो लगातार, अगर आप नहीं देख रहे होंगे, शायद मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आपको देखना है, ये मैं बोल देता हूँ पहले, आपको ये सब चीजें समझना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पे सही आंसर होगा केवल 3, तो इसमें से 3 जो है वो सही होंगे, ठीक है। अग्निमंदक, फोम एजेंट और एरोसोल ये तो होता ही है, स्नेहक जो है वो नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं होते हैं। बाकी ये सब चीज़ों में जो है वो उसका होता ही है, वो इससे संबंधित है, जुड़ा हुआ निकलता है उससे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेन मेरा प्रश्न है, देखिए समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ क्या समझाने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, आपको कैसे पढ़ना है आगे, है ना, उसका प्रकृति यहाँ पे समझिए, कैसे अब आगे चल के हम लोग को तैयारी करना है 2024-25 वाले लोग। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कथन 1 देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ते हैं। आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। कथन 1। कथन 2 देखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्विट्स, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हो सकता है कुछ और वर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, को ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब ये कथन है और कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, इस बारे में हम लोग को विचार करना है, ठीक है। तो अब ये चीज जो है हम लोगों को, देखिए ये जो एक तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो अधिनियम है ना, प्रतिभूति का अधिनियम, इस अधिनियम से जो है यहाँ पे बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम को अगर आप फिर से यहाँ पे वही है, अधिनियम की हम लोग जो विशेषताएं पढ़ते हैं उसी विशेषता से है, बस आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको आगे चल करके अब क्या है, इस तरीके से अब इकोनॉमी का ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कभी भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें पढ़ें, कभी भी अधिनियम के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में ये सारी चीजें पढ़ें, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ से ये चीज समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या चीज का क्या आंसर है इसमें। तो इसका आंसर यहाँ पे डी लिया गया है कि कथन 1 गलत है किंतु दूसरा सही। अगला प्रश्न समझते हैं 22वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पे भी कथन है, देखते हैं। कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। करंट की बातें हैं, समझने की बातें भी हैं कि ब्याज दरें उस समय लगातार जो है लोग बढ़ा दिए थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन क्या बोल रहा है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, ठीक है। इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग को ये चीज एक समझ में आता है कि देखिए बेसिक चीजें जो आपको अच्छे से याद हो, टर्म्स याद हो, टर्म्स की समझ हो, और उसकी पूरी जो एक, जैसे कि मैं आपको कल के डेट में मैं आपको समझाया था, जो हमारे पास एक अलग से टॉपिक जो अभी आ रहा है, तो हम लोग उसके बारे में देखे थे कि मैं पूरा बेसिक चीजें समझाया था कि रियल में अगर 2 मत है किसी भी चीज के लिए, किसी भी अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर हम लोग को चेंजेस करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करें, ठीक है। मांग जमा है, उसमें अभी चाह रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग चाह रहे हैं कि उसको 100% रिजर्व रखा जाए। तो इकोनॉमी में आप ज्यादातर ध्यान देंगे कि उसकी इफेक्ट क्या क्या होंगे, उसमें करने के लिए उसको क्या क्या आगे चल करके उसके लिए क्या क्या चीजें और आगे कार्य करने पड़ेंगे। मतलब इकोनॉमी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इकोनॉमी में सबसे पहला तो होता है फैक्ट, ठीक है, प्लस दूसरा चीज उसको जो है ना बहुत अच्छे से उसको समझना जरूरी होता है, तो उसको समझना भी पड़ेगा, उसका प्रभाव। इकोनॉमी में हम लोग अभी ज्यादातर ये सब देखते हैं, जैसे कि अभी क्या सीआरआर के बारे में देख रहा था, तो सीआरआर हम लोग बढ़ गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, घट गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे भी देखो पूछ लिया गया कि जो ब्याज दरें जो है उस समय बढ़ा दी गई थी, ठीक है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक ऐसा मानते हैं, ठीक है, बैंक ऐसा मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का, ठीक है, मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का एक सामर्थ्य है, ठीक है। तो ये हम लोग आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग एक समझ में आया कि बैंक लोग क्या सोच करके जो है अपना ब्याज दर है वो बढ़ाते हैं घटाते हैं। इकोनॉमी में इसके अप डाउन को बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए, प्लस उसके साथ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, प्लस तीसरा ऐड करके जानबूझ करके यहाँ बोल रहा, हर चीज में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देखें, मौद्रिक नीति में अब यहाँ पे मौद्रिक नीति को फेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए बोला जा रहा है कि उपभोक्ताओं को जो उपभोक्ता के लिए जो कीमत होता है, मौद्रिक नीति जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि जितने भी ब्याज दर उतार चढ़ाव करते हैं उससे हम लोग मैनेज करते हैं, तो उसको यही बोल रहा है कि उसके लड़ने के लिए जो है हमारे पास मौद्रिक नीति का उपाय अच्छा होता है। तो बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे समझे, हम लोग उसके प्रभाव को भी समझे, प्लस बेसिक चीजों को जान रहे हैं। मौद्रिक नीति क्या होता है, ब्याज दरें, बैंकों का ब्याज दरें जो बढ़ता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं तभी हम लोग बता पाए। तो इकोनॉमी के सेक्शन में आपको 3 चीजें हमेशा याद रखना है, ठीक है, फैक्ट प्लस उसकी अच्छी समझ, उसके प्रभाव जो है किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, करंट से संबंधित चीजें थी ये। चलिए आगे देखते हैं। बस 25 प्रश्न तक मैं बताऊंगा, फिर अगली बार मैं लेकर के आऊंगा, हो सकता है फिर अगले ही संडे को लेकर के आऊं या फिर बीच में लेकर के आऊं। बीच में तो लगभग संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को जो करंट अफेयर्स है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न, ये भी कथन पे आधारित है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, ठीक है। ये हम लोग मेंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं तो काफ़ी हम लोग इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। अब उसी समझ पे पूछा गया है। दूसरा देखिए, कार्बन बाजार साधनों को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। मैं इसमें आपको शायद आंसर नहीं बताया क्या, देखिए इसमें जो यहाँ पे आंसर होगा ना ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं तो हम लोग को जलवायु बाजार कार्बन बाजार जो है वो क्या है, मेन ये है, यही टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग अगर अच्छे से समझे, देखिए ये प्रश्न आता है मेंस में, आप देखे होंगे अगर ध्यान दिए होंगे तो कार्बन बाजार जो है ना वो हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा इस पे लगातार पिछले साल में जब भी बीच बीच में जो है ये कार्बन बाजार का जो है चर्चा चलते रहता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अच्छा हम लोग के पास उपाय आता है इससे, तो हम लोग इसलिए इस पर बहुत बार चर्चा करते हैं। तो सारी चीजें इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर जितना हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं तो हम लोग मेंस की भी तैयारी इससे कर लेते हैं, और ये अगर उतना समझ होगा तो हम लोग यहाँ पे इसका भी जो है हम लोग यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेंस ओरिएंटेड रहिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पे सी इसका जो है सही आंसर है, इधर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को यहाँ पे बंधीकरण, ठीक है, के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो बंधीकरण, एक मिनट यहाँ मिटाता हूँ, बंधीकरण, ठीक है, या फिर स्टेरिलाइजेशन या फिर बंधीकरण के रूप में, एक भाग के रूप में मतलब जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी गतिविधियों को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कहने का मतलब ये है। इसको कैसे जानेंगे हम लोग आरबीआई के कार्य को समझेंगे। फिर से वही बताया, किसी भी संगठन को हम लोग अगर उसके कार्यों को अच्छे से समझते हैं तो हमारे मेंस में, प्रीलिम्स में, दोनों में ये काम आता है, जो हम लोग को यहाँ पे साक्षात दिख रहा है प्रूफ के साथ। और आरबीआई को हम लोग लगातार जो कार्य पढ़ते रहते हैं ना, बस वहीं से ये प्रश्न है, बहुत ज्यादा इधर उधर की कोई बातें नहीं है इसमें।
ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर ये खुला बाजार की जो कार्रवाई है इसी से वो ज़्यादातर इस तरीके के कार्य करता है, कंट्रोल करता है। बंदेकरण इस तरीके के वर्ड से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, उसके भाव को समझेंगे तो बस यही बातें आती हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। तो सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, ठीक है, कोष पत्र बाजार, स्टॉक बाजार। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं और इनके बारे में हम लोग समझना है कि पूंजी बाजार में से कितने शामिल होते हैं। अब देखिए पूंजी बाजार हम लोग अगर अच्छे से समझ रहे हैं, पूंजी बाजार को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। ये सब क्या है, इकोनॉमी दिख रहा है। इकोनॉमी का पोर्शन में आपको फर्स्ट में ही बताया हूँ कि इकोनॉमी में हम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि पूंजी बाजार या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका सारी चीजों को समझे, उससे जितने भी फैक्ट हैं, फिर उस टॉपिक को अच्छे से समझे, जैसे पूंजी बाजार क्या है, कैसे है, फिर उसके प्रभाव को समझे। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, इसके टूल्स से, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे टूल्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं पूंजी बाजार में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ये सही आंसर हो जाएगा बी। हम लोग आंसर सॉल्व कर रहे हैं भले ही, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य था कि हम लोग किस तरीके से जो है अगला प्लानिंग करें अगले जो प्रीलिम्स है उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल 25 प्रश्न देखेंगे। पता नहीं कितना समय हो गया, मैं समय पे ध्यान नहीं देता हूँ। देखिए आप लोग भी ध्यान मत दीजिए, आप लोग समझिए, क्योंकि पता नहीं कब किसका लाइफ बदल जाए, पता है, एक एक चीज से किसको कौन सा जो मेरा वर्ड है वो उसको प्रभावित कर जाए, उसको समझ में आ जाए और उस तरीके से वो तैयारी करने लगे। और छोटा सा छोटा जो है ना आदमी का जो एक, जैसे मेरा यहाँ पे जो ये मैं जितना आपको बताया ना, उसमें से कई लोगों को इतना ज्यादा प्रभाव पड़े। मैं हर एक लोगों को लेकर के नहीं चलता हूँ। मैं अगर एक लोग भी ऐसे जो हो ना, एक बंदा भी हो जिसको ये समझ में आ जाए कि मैं किस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया हूँ और जितना ये सारी चीजें समझाया अगले को समझ में आ जाए, तो हो सकता है कि उसका अगला प्री निकल जाए, पता है। तो मैं यही उद्देश्य से बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये उद्देश्य जरूर सफल हो और आप लोग, ताकि आप लोग सफल हो जाए, ठीक है। तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये इस तरीके का जो ये वीडियो है किस तरीके से आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। रिव्यू देंगे तो फिर मैं आगे चल करके फिर इसको और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।